नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहली खबर जबलपुर से है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की बढ़ती मौतों पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। अब मैं कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं। 2025 में 54 बाघों की मौतों और शिकार पर याचिका लगाई गई थी। यानी जो बीता हुआ साल है उसमें 54 बाघों की मौतों और शिकार पर याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। यानी हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है और इसका जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी नोटिस जारी किया है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एक याचिका दायर की थी जिस पर हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा। टाइगर के शिकार के बाद नेपाल और चीन में बॉडी पार्ट की तस्करी का भी आरोप है। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व में रेलवे ट्रैक पर अंडर ब्रिज बनाने की भी मांग की जा रही है। और सारी जानकारी लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं विजेंद्र पांडे। उनसे जानते हैं कि इस पूरी खबर की गहराई के बारे में वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। अगली आवाज आप उन्हीं की सुनेंगे। बताइए विजेंद्र। बिल्कुल राहुल, भारत देश में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सन 1973 में लागू किया गया था, लेकिन आप यकीन मानिए कि 2025 जो है सबसे बुरा साल आया है टाइगर्स की मौतों के मामले में। चूंकि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने के बाद 2025 वो साल है जिसमें सबसे ज़्यादा बाघों की मौतें हुई हैं और सबसे ज़्यादा बाघों का शिकार हुआ है। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो बीते 5 सालों में ही ये सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश जो कि टाइगर स्टेट है, 785 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व्स में। यही वजह है कि टाइगर स्टेट का तमगा मध्य प्रदेश को हासिल है। लेकिन यहाँ इस बार सबसे ज़्यादा 2025 में 54 बाघों की मौतें हुई हैं या उनका शिकार हुआ है। तो ऐसे में एक याचिका हाईकोर्ट में मूव की गई है। अजय दुबे जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, उनकी ओर से फाइल की गई है। और ये कहा गया है कि आखिर बाघों की इतनी मौतों के पीछे हकीकत क्या है और आखिर जो पूरा तंत्र है वो क्या काम कर रहा है कि बाघों की रिकॉर्ड तोड़ मौतें भी हो रही हैं और शिकार भी हो रहे हैं। हाल ही में टाइगर स्ट्राइक फोर्स की ओर से कुछ अंतर्राष्ट्रीय पोचर्स को, शिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। और याचिका में इस बात का भी हवाला दिया गया है कि जो शिकार टाइगर्स का होता है उनकी डेड बॉडी के साथ जो बॉडी पार्ट्स है वो नेपाल और चीन में वहां तस्करी किए जाते हैं और उनसे तरह तरह की दवाएं बनाने और अंधविश्वास में भी टाइगर्स की बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद गंभीर है। साथ ही साथ जो भोपाल का रातापानी अभ्यारण्य है, रातापानी टाइगर रिजर्व है, वहां पर एक रेलवे ट्रैक है जहां बीते 1 साल में ही 9 टाइगर्स ट्रेन से कटकर मौत का शिकार हो चुके हैं। 10 लेपर्ड मौत का शिकार हो चुके हैं। लेकिन बार बार कहने के बाद भी पीसीसीएफ की ओर से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अंडरब्रिज नहीं बनाया गया, जो ये बताता है कि पूरा सिस्टम जो है वो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में टाइगर्स की सुरक्षा को लेकर कितना लापरवाह बना हुआ है। और यही वजह है कि इस याचिका पर उठाए गए राहुल तमाम तर्कों को, तथ्यों को हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी नोटिस जारी करके हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर एनटीसीए कर क्या रहा है कि 1 साल में टाइगर्स की रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही हैं। और 11 फरवरी को हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई तय की है, जब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। विजेंद्र, चिंताजनक तो है ही और इसके साथ लापरवाही भी इनकी उजागर हुई है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अब आपको भिंड लेके चलेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर की बिम गिर गई है। यानी फ्लाईओवर बन रहा था, उसकी बिम गिर गई। हादसे में एक राहगीर घायल हो गया, इलाज चल रहा है। बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से तो टल गया, लेकिन ये देखिए भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण। अगर आपसे कोई पूछे कि हमें एग्जाम्पल दीजिए भ्रष्टाचार का, तो आप दे दीजिएगा ना, ये भ्रष्टाचार का ही तो जीता जागता प्रमाण है। ये धरई गांव के पास फ्लाईओवर बन रहा था। आप बताइएगा कि धरई गांव के पास एक फ्लाईओवर बन रहा था जो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। ये देखिए, निर्माणाधीन फ्लाईओवर की बिम गिर गई। हादसे में एक राहगीर घायल हो गया, उसका इलाज चल रहा है। बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। देवेश फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, ये तो लापरवाही की पराकाष्ठा है। किस तरह से ये लोग काम कर रहे थे कि बिम ही गिर गई,
सबसे मजबूत बीम होती है वही गिर गई। चलिए, देवेश को आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब चूंकि मैं तो स्पष्ट, तो बोलिए देवेश, बोलना है आपको। जी जी, ये ना निर्माण, जो ब्रिज का निर्माण करा जा रहा था, तो निर्माण के दौरान ये इनका जो कहना था कि वहां पर ब्रिज रखा जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। और बताया जा रहा है मौके पे जब पहुंचे थे घटना स्थल पर, तो वहां पर 2 लोग उसमें घायल भी हुए, उनकी चोटें भी आई हुई हैं। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका, देवेश चतुर्वेदी। %27 आरक्षण धान है ओबीसी आरक्षण पर। ये 2019 से मामला चला आ रहा है। कमलनाथ की सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया था, लेकिन अब तक वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ। क्या होगा ये कल पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कल 21 जनवरी को आखिरी सुनवाई करेगी। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं ट्रांसफर करवा ली, जो भी यानी हाई कोर्ट में लगी थी वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करा ली, और कल ही, जरूरी नहीं कि पता चल जाए, कम से कम उसकी रूपरेखा रखी जाएगी। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक है। इस पे हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, चूंकि उनका कहना है कि संवैधानिक नियम के तहत नहीं है, 50% से ऊपर हो रहा है। अगर सभी मिला लेंगे इसको 27%, तो 63% आरक्षण ही हो जाएगा। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। एमपी में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देकर होल्ड रखे जा रहे हैं 13% पद, चूंकि 27% के आरक्षण की बात थी, और 27% आरक्षण जो पहुंच जाता है वो हो जाता है 63%, और गाइडलाइन क्या है 50% की। आइए अब जान लेते हैं ये पूरा मामला है क्या। तो साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को, जो 14% था, उसको बढ़ाकर 27 कर दिया था। सरकार का तर्क था कि मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% है, इसलिए 27% आरक्षण न्याय संगत है। यानी कमलनाथ की सरकार ने कहा कि ये रिलेवेंट है, न्याय संगत है। कमलनाथ सरकार विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में लेकर आई। हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं दाखिल हुई। इन याचिकाओं में तर्क था कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक हो जाएगी। मैंने कहा ना, जो गाइडलाइन उससे अधिक हो जाएगी, 63%, जो सुप्रीम कोर्ट की तय की गई सीमा का उल्लंघन है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा तय की है, अब उसका उल्लंघन है। मई 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से स्टे, इससे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी और शिक्षकों की भर्ती समेत कई नियुक्तियां अटक गई, लटक गई, भटक गई। अब चूंकि कल इस मामले में अंतिम सुनवाई है, अब फैसला क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। इधर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के 2 बड़े प्रदर्शन देखने को मिले, इसीलिए हमें यहां पे लिखना पड़ा कि एमपी में कांग्रेस का हल्ला बोल। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली भोपाल की आएगी स्क्रीन पे, बल्कि आ गई। यहां विजय शाह के घर के बाहर कुछ शिवा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और उनके नाम के आगे कालिक पोत दी। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जबलपुर की है। यहां पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कहा है कि जबलपुर में लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, अगर कहीं दिखे तो हमें सूचित कीजिएगा, बताइएगा, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं। बीजेपी में अब नवीन युग का जश्न है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि मेरे बॉस नितिन नवीन है। भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी से मध्य प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नितिन नवीन की ताजपोशी होते ही जश्न मनाया गया। देखिए, मिठाइयां खिला रहे विश्वास सारंग को और बाकी लोग देखिए यहां पे खुशी व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुने गए। यहां पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहरा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया, साथ ही भव्य आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को
मिठाई खिलाई। भाजपा नेताओं का कहना है कि एक युवा के हाथों में नेतृत्व पार्टी ने दिया है। वहीं भाजपा की विशेषता, यानी उन्होंने कहा कि यही भाजपा की विशेषता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को महाकाल की मूर्ति उपहार स्वरूप दी और अंग वस्त्र के साथ सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने नितिन नवीन को उनके कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि नितिन नवीन जी को विश्व के सबसे विशालतम संगठन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा देखिए, 46 साल की बीजेपी हो गई और 46 साल के ही नितिन नवीन है। मैं अपने नए निर्वाचित अध्यक्ष श्री माननीय नितिन नवीन जी को नए कार्यकाल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उनके नेतृत्व में देश दुनिया का सबसे युवा देश और सबसे युवा प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर से बधाई। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और पूर्व विधायक केपी सिंह को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी कायम है। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने फिर विवादित भाषा का प्रयोग करते हुए फिल्म से अपने बयान की तुलना की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है। उन्होंने फूल सिंह बरैया और उनके क्षेत्र के इनके प्रतिद्वंदी जो चुनाव हारे केपी सिंह, उनको लेकर कुछ बातें कही हैं। सीधे उनसे प्रीतम लोधी मेरे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। प्रीतम जी, आपने आक्रोश जताया, लेकिन आक्रोश में कुछ शब्दों की मर्यादाओं को लेकर भी आप भूलते नजर आए। वो मर्यादा मैंने सीमित रखी है। क्या है कि हमारी लाडली बहनों को जो छेड़ेगा, लाडली बहनों के बारे में गलत शब्द बोलेगा, गलत टिप्पणी करेगा, तो उससे हमारी लाडली बहनें सबक सिखाएंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि टकले पे उनके अंडे फोड़े और इस तरह की बातें। अब अंडा कच्चा मारेंगे तो कहाँ फूटेगा। तुमने एक फिल्म देखी होगी, एक उसमें वो था अनुपम खेर, तो मैं नहीं कह रहा इस बात को, श्रीदेवी कहती है ये साला टकला सेक्सी लगता है। तो इस दोनों टकलों को हमारी लाडली बहनें इनको उसी प्रकार ठीक करेंगी इनको। प्रीतम जी, आप कह रहे थे कि कोई इंजेक्शन आपने तैयार किया है। हाँ, डेकाडोन का। जैसे ये इनकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो एक डेकाडोन का इंजेक्शन भी लगाएंगे इनमें हम पर। किनमें? जो गलत भाषा बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, उन लोगों को, हमारी माता बहनों को बांट दिया जाएगा एक एक इंजेक्शन डेकाडोन का। सो इनके बैक पोर्शन में लगाएंगे तो इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कौन कौन बयान दे रहे हैं? सब पता है तुम्हें यार, मेरे मुंह से काम करवा रहे हो। किसको लगाएंगे इंजेक्शन? जो गलत बोलेगा उसको। हाँ, चाहे बरैया हो चाहे वो टकला हो, चाहे पवैया हो, चाहे फर्जी पटवारी हो। अब इनको ठीक करने का काम हमारा बहनाएं करेंगी। अब ठीक बयान से भाजपा ने किनारा कर लिया। बीजेपी की प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि हम राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, यदि आक्रोश है तो आक्रोश भी संयम से व्यक्त करना चाहिए। प्रीतम लोधी जी इस बात से आहत है कि इस प्रदेश की महिला शक्ति के खिलाफ, नारी सम्मान के खिलाफ कांग्रेस के फूल सिंह बरैया ने कोई बात कही है। ठीक है, आपके मन में आक्रोश हो सकता है, पर आप वैधानिक पद पे है, इसलिए उस आक्रोश को प्रकट करने का तरीका भी संवैधानिक होना चाहिए। भाषा की मर्यादा की यहाँ अपेक्षा है और यह जो मत है ये प्रीतम सिंह लोधी जी का निजी मत है। उत्तर प्रदेश के बांदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष सम्मेलन में पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन क्या होगा। इसका उदाहरण बांग्लादेश है, जहां एक एक विधवा से 40-40 लोगों ने रेप किया। इसलिए जातिवाद नहीं, देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए। तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना,
जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, ना तुम्हारा घर बचेगा, ना जल बचेगा, ना जमीन बचेगी, ना जोरू बचेगी, ना बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। बेवा विधवा औरत से 40 लोगों ने रेप किया। इधर रायपुर से खबर यह है कि चर्चित डीएसपी कल्पना वर्मा मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े इनपुट साझा करने का दावा है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने कारोबारी के शेयर किए हैं इनपुट, सोशल मीडिया पर चैट्स वायरल किए हैं। अधिकारियों ने गृह विभाग को इस बात की रिपोर्ट सौंपी है। इन दोनों की बात तो खत्म ही नहीं हो रही है, एक से एक बातें आ रही हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा वाले में एक नया मोड़ आया है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े इनपुट साझा करने का दावा किया है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने कारोबारी के शेयर किए हैं इनपुट। तो भाई साझा करना ही क्यों साझा करना किसी के साथ? सोशल मीडिया पर चैट्स वायरल हैं, ये देखिए आप। अधिकारियों ने गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपी है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने कारोबारी के शेयर किए हैं इनपुट। डीएसपी कल्पना वर्मा मामले में एक नया मोड़ है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े इनपुट साझा करने का दावा है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने कारोबारी से इनपुट शेयर किया, ये तो गलत बात है। कारोबारी से क्यों इनपुट शेयर किया? ऑफिस की बात ऑफिस में ही होनी चाहिए, जो ऑफिशियल बात है वो ऑफिशियल। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।